दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे चौहान वंश की। चौहान वंश में हमने बात की थी शाकंभरी चौहान एक शाखा की, जिसकी स्थापना तो की गई थी वासुदेव चौहान द्वारा, और उसका अंतिम शासक होता था पृथ्वीराज चौहान थड़। उन्हीं पृथ्वीराज चौहान थड़ का पुत्र जिनका नाम था गोविंद राज चौहान। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर आक्रमण किया या भारतवर्ष पर आक्रमण किया, उस समय पृथ्वीराज चौहान थड़ का पुत्र गोविंद राज चौहान दिल्ली का गवर्नर हुआ करता था। और उसी दिल्ली के गवर्नर को बाद में पृथ्वीराज चौहान के उस तराइन के युद्ध हारने के बाद गोविंदराज चौहान को अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। अजमेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया गया था। इसी गोविंदराज चौहान ने बाद में जाके रणथंबोर किले पर, रणथंबोर दुर्ग में 1194 ईस्वी में रणथंबोर शाखा की स्थापना की। या हम कह सकते हैं कि यहाँ इस रणथंबोर दुर्ग में गोविंदराज चौहान ने रणथंबोर के चौहान वंश की नींव रखी। ये कौन थे? गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान के बाद में इसी वंश में यानी गोविंदराज का एक वंशज हमीरदेव चौहान शासक बना, जो कि रणथंबोर के चौहान का सबसे प्रतापी शासक हुआ, और उनका नाम था हमीरदेव चौहान। क्या नाम था? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जिन्होंने राजगद्दी हासिल की 1282 ईस्वी, और ये शासन करते हैं 1301 ईस्वी तक। कौन? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान जो कि इस रणथंबोर शाखा का सबसे प्रतापी शासक हुआ। जिस समय हमीरदेव चौहान, इनके पिता का नाम होता था जैत्र सिंह। क्या नाम था? जैत्र सिंह, जिन्हें इतिहास में जयसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जयसिम्हा के नाम से, जबकि कुछ इतिहासकार इसे जयसिंह का नाम भी देते हैं। क्या नाम देते हैं? जयसिंह। तो इनके जैत्र सिंह, जयसिम्हा या जयसिंह, ये तीनों एक ही नाम बताए गए हैं। तो हमीरदेव के पिता का नाम था जैत्र सिंह। तो हमीरदेव ने जैत्र सिंह के बाद में राजगद्दी हासिल की, या जैत्र सिंह की मृत्यु के बाद में हमीरदेव चौहान रणथंबोर शाखा का शासक बना 1282 ईस्वी के अंदर। अब जिस समय हमीरदेव चौहान रणथंबोर का शासक है, उसी समय हम यहाँ पर देखेंगे दिल्ली गद्दी। कौन सी? दिल्ली गद्दी या दिल्ली हेड सीट। तो दिल्ली गद्दी पर इस समय गुलाम वंश का शासन था। किसका शासन था? गुलाम वंश। हमने बात की थी ना कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की दिल्ली के अंदर। उसी के वंश का, या हम कह सकते हैं उसी के वंश का अंतिम शासक ख्यूमर्स। इसी के वंश का अंतिम शासक ख्यूमर्स को पराजित कर दिया। किसने? इन्हीं के गुलाम खिलजी वंश। खिलजी वंश जिनका संस्थापक हुआ करता था जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी ने ख्यूमर्स को हराकर, और दिल्ली गद्दी किसने ले ली? जलालुद्दीन खिलजी ने। हम यह भी कह सकते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना किसने कर दी? जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये सारे कार्यक्रम हमारे दिल्ली से रिलेटेड थे। अब दिल्ली गद्दी पर कौन बैठ चुका है? जलालुद्दीन खिलजी। इस समय यहाँ रणथंबोर के शासक कौन है? हमीरदेव चौहान। अब हमीरदेव चौहान जब वहाँ पर शासन करते हैं, तो जलालुद्दीन खिलजी ने देखा कि मुझे भी रणथंबोर पर अटैक करना चाहिए। तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी के अंदर, 1290 ईस्वी में रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। कौन से दुर्ग पर? रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। रणथंबोर दुर्ग की से जस्ट पहले एक छोटा दुर्ग जिसे कहते हैं झाई दुर्ग। क्या कहते हैं इसे? झाई दुर्ग। और यह है हमारा रणथंबोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग? रणथंबोर दुर्ग है। इस रणथंबोर दुर्ग पर जाने से पहले झाई दुर्ग की तरफ जाना पड़ता है। ये झाई दुर्ग को ही रणथंबोर की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया? पहले रणथंबोर उस इलाके पर आक्रमण किया। सबसे पहले इसने झाई दुर्ग पर आक्रमण किया। तो झाई दुर्ग पर हमीरदेव चौहान ने क्या किया? अपनी सेना को घटित कर उसका सामना करने भेजा, खिलजी सेना का। तो हमीरदेव चौहान ने अपने एक सेनापति को भेजा, इसका नाम था गुरदास सैनी। क्या नाम था? गुरदास सैनी। अब गुरदास सैनी के नेतृत्व में कौन सी सेना आई? चौहान सेना आई। जबकि जलालुद्दीन खिलजी खुद यहाँ पर अपनी सेना के साथ कहाँ पर अटैक कर चुके थे? झाई दुर्ग पर अटैक कर सके थे। लेकिन इस
इस अटैक में या इस आक्रमण, इस युद्ध में दुर्दास सैनिक की मृत्यु हो गई और जाहिद दुर्ग किसके अंडर में चला गया? जलालुद्दीन खिलजी के अंडर में चला गया। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जाहिद दुर्ग को तो जीत पाया, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई नहीं कर पाया, उसे नहीं जीत पाया। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने कई प्रयास किए, लेकिन हमीरदेव चौहान ने उसे, उसके सारे प्रयास को क्या कर दिया? असफल कर दिया, विफल बना दिया। अब जलालुद्दीन खिलजी क्या करेगा? वापिस लौट जाएगा। वापिस कहाँ चला जाएगा? वापिस लौट जाएगा दिल्ली की ओर। और जाते समय एक कथन कह के जाएगा। वो कथन ये था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल बराबर नहीं समझता। ऐसा कहकर वह वापस दिल्ली की ओर निकल जाएगा। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। और जाहिद दुर्ग पर वापस के कौन अपना अधिग्रहण कर लेगा? हमीरदेव चौहान। क्योंकि यहाँ पर जाहिद दुर्ग से वापस कौन जा चुका? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का टारगेट जाहिद दुर्ग नहीं था, उसे रणथंभौर दुर्ग यानी हमीर को पराजित करना था। लेकिन हमीर से सामना कर रहा है जाहिद दुर्ग, तो इसने ले लिया खिलजी ने, लेकिन इसने रणथंभौर दुर्ग को नहीं ले पाया। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो हमीरदेव चौहान ने जब इसे भगा दिया, कह सकते हैं जब ये जलालुद्दीन के वापस लौट जाएगा, तो हमीरदेव चौहान ने पुनः जाहिद दुर्ग पर क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। ये हम बात कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी और उसके आक्रमण चौहान वंश पर, रणथंभौर के चौहानों पर आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में उसका भतीजा जो कि राजगद्दी पर बैठा, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी ने भी क्या किया? अटैक कर दिया। कहाँ पर? आक्रमण कहाँ पर कर दिया? रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर कर दिया? रणथंभौर पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। आक्रमण के कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी जिसने भी क्या किया, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु जाती है, अलाउद्दीन खिलजी क्या बन जाता है? अगला शासक बन जाता है। कहाँ का? दिल्ली गद्दी का। अब यहाँ पर अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की अपमान का बदला लेने के लिए इसने भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग पर। लेकिन रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने का इसका और अनेक कारण भी, जैसे कि इसने हमीरदेव चौहान से कर मांगा था, हमीरदेव चौहान ने कर देने से मना कर दिया। ठीक है। अपने चाचा का अपमान का बदला तो ये लेना चाहता ही था। इसी के अलावा एक छोटी सी कहानी जो इससे रिलेटेड थी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम जिसका नाम था चिमना। क्या नाम था? चिमना। जो कि कौन थी? एक मराठा बेगम थी। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। अब जिस समय अलाउद्दीन की दिल्ली गद्दी में बैठा हुआ है, इसी समय मंगोल के एक नेता हुआ करते थे। मंगोल के शासक हम कह देंगे उन्हें, मंगोल शासक मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। पूरा नाम था इनका मीर मोहम्मद शाह। और इनके एक सेनापति भी इनके साथ हुआ करते थे जिनका नाम था कैहब्रू। क्या नाम था? कैहब्रू। ठीक है। ये दो व्यक्ति किसके राज दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में रहते। जिस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, उस समय मंगोल शासक मीर मोहम्मद शाह और उसका सेनापति कैहब्रू किसके साथ रहता है? अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में रहता है। यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी की एक मराठा बेगम जिसका नाम था चिमना। ठीक है। अब चिमना और मीर मोहम्मद के बीच में क्या थे? प्रेम संबंध थे। क्या थे? प्रेम संबंध थे। और इन प्रेम संबंध का भनक किसे लग जाती है? अलाउद्दीन खिलजी को। अब जाहिर सी बात है, इसकी पत्नी के साथ इसके प्रेम संबंध है, तो इसने क्या किया? आक्रमण की योजना बनाई या इसे मारने की योजना बनाई। किसे? मीर मोहम्मद शाह को। हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जब मीर मोहम्मद शाह को ये पता चला कि हम दोनों के रिश्ते या प्रेम संबंध के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया, तो ये दोनों मीर मोहम्मद और उसका सेनापति कैहब्रू कहाँ चले गए? रणथंभौर यानी हमीर की शरण में चले गए। कहाँ चले गए? हमीर की शरण में चले गए। कौन चले गए? मोहम्मद शाह और कैहब्रू दोनों हमीर की शरण में चले गए। अब यार अलाउद्दीन खिलजी ने एक फरमान जारी किया हमीरदेव चौहान के समक्ष कि मुझे मीर मोहम्मद और कैहब्रू मुझे वापस कर दिए जाएं। जबकि यहाँ पर हमीरदेव चौहान ने एक पल्ला झाड़ दिया कि भाई बात ऐसी है कि वो मेरे मेहमान हैं, मैं उन्हें सुपुर्द नहीं कर सकता। ठीक है। और यहाँ पर हमीर उन्हें सुपुर्द करना भी नहीं चाहता, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है कि आक्रमण की योजना बनाई। क्या बनाई? आक्रमण की योजना बनाई। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। कौन सा? चिमना बेगम का। वहां पर इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी का हार का बदला तो लेना, अपमान का बदला तो ये लेना चाहता, लेकिन साथ ही साथ ये चिमना बेगम का और इसके सामने मैटर खड़ा हो गया। और हमने तीसरे की बात की थी कर देना, जो कि हमीरदेव चौहान ने कर देने से मना कर दिया था। सारे कारणों के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? आक्रमण की योजना बनाई। कहां पर? रणथंभौर दुर्ग पर। कहां पर आक्रमण की योजना बनाई? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण की
योजना बनाई। यहाँ 1299 ईस्वी के अंदर आक्रमण करवा दिया, कहाँ पर, रणथंभौर दुर्ग पर। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 1299 ईस्वी के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण करवा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने दो व्यक्तियों या हम कह सकते हैं दो सेनापतियों के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी। एक का नाम था उलुग खां, क्या नाम था, उलुग खां। दूसरे का नाम था नुसरत खां, क्या नाम था, नुसरत खां। तो उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में क्या किया इसने, सेना भेजी, जो किसने कहां पर आक्रमण किया, रणथंभौर पर। रणथंभौर का शासक समय कौन था, हमीरदेव चौहान हुआ करता था। अब यहां पर हमीरदेव चौहान को यह पता लगा कि भाई उन्होंने हमारे पर आक्रमण कर दिया, तो यहां पर हमीरदेव चौहान ने, रणथंभौर की सेना ने भी अपने कमर कस लिया, उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। तो यहां पर हमीरदेव चौहान ने भी अपनी तरफ से दो सेनापति जिनके नेतृत्व में सेना तैयार की। तो एक का नाम तो था धर्म सिंह, क्या नाम था, धर्म सिंह। और दूसरे का नाम था भीम सिंह, क्या नाम था, भीम सिंह। अब दोनों सेनाओं के मध्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के अंदर हम यह कह सकते हैं, जब खिलजी सेना ने रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई की तो उस समय युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में नुसरत खां तो क्या हो गए, घायल हो गए, क्या हो गए, घायल हो गए। और यहाँ भीम सिंह की मृत्यु हो गई है, हम कह सकते हैं वीर गति हो गई, किसकी, भीम सिंह की। इस युद्ध में 1299 ईस्वी में जब खिलजी सेना ने आक्रमण किया रणथंभौर पर, तो यहाँ पर खिलजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, उलुग खां और नुसरत खां। और यहां पर रणथंभौर सेना यानी कि चौहान सेना का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, धर्म सिंह और भीम सिंह। भीम सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया, जबकि यहां पर नुसरत खां घायल हो गए। बाद में कुछ दिनों बाद नुसरत खां की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है घायल होने के कारण। तो इस तरीके से ये आक्रमण भी क्या रहा, असफल रहा अलाउद्दीन खिलजी का, क्या रहा, असफल रहा। आक्रमण के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने खुद ने सेना का नेतृत्व किया और ये अब कहाँ पहुंच चुका था, रणथंभौर दुर्ग की ओर पहुंच चुका था। रणथंभौर दुर्ग से पहले जो कि किसे हम क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग की कूंची जिसे कहा गया है झाई दुर्ग। तो झाई दुर्ग पर कौन पहुंच जाता है, अलाउद्दीन खिलजी झाई दुर्ग को तो प्राप्त कर लेता है, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी अटैक करना चाहता है कहां पर, रणथंभौर पर। कहां पर अटैक करना चाहता है, रणथंभौर पर। लेकिन रणथंभौर दुर्ग हमीरदेव चौहान को जब ये सूचना मिली तो हमीरदेव चौहान इनके मध्य क्या है, लंबी ठंड गई। तो हमीरदेव चौहान ने भी क्या किया, दुर्ग के दरवाजे बंद करवा लिए, क्या करवा लिए, दुर्ग के दरवाजे बंद करवा लिए। लेकिन हमीरदेव चौहान के यहाँ पर दो सैनिक हुआ करते थे, दो सैनिक, एक का नाम तो था रणमल और दूसरे का नाम था रत्तीपाल, रणमल और रत्तीपाल। और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन वो रणथंभौर दुर्ग पर चढ़ाई नहीं कर पा रहा था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना। तो इन्होंने क्या किया, षड्यंत्र रचा और कूटनीति का प्रयोग किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, रणमल और रत्तीपाल जो कि सैनिक किसके हुआ करते थे, हमीरदेव चौहान के सैनिक, उनको क्या किया, अपनी ओर मिला लिया, लालच दिया किन्हें, रणमल और रत्तीपाल को, और अपनी तरफ यानी अपनी ओर, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का समर्थन कौन करेगा, रणमल और रत्तीपाल जो कि किसके सैनिक हुआ करते थे, हमीरदेव चौहान के। अब यहाँ पर जब उनके साथ मिल चुके हैं हमारे सैनिक, तो हम कह सकते हैं कि घर का बेदी लंका ढाए। तो अब इनका मौके का फायदा उठाकर हम कह सकते हैं कि लालच देकर इस षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी कहाँ अटैक कर देगा, रणथंभौर दुर्ग पर अटैक कर देगा। और रणथंभौर दुर्ग पर अटैक करने के में हम कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ, हमीरदेव चौहान के मध्य युद्ध हुआ, इसमें हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुए, क्या हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत गया, अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में जीत गया। धोखा किसने दिया, रणमल और रत्तीपाल ने दिया, और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध में विजय रहा। हमीरदेव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ और अलाउद्दीन खिलजी कहाँ एंटर कर जाएगा, अब रणथंभौर दुर्ग में एंटर कर जाएगा। रणथंभौर में एंटर करने के बाद उसने वहाँ के कई मंदिर, कई इमारतों के तोड़फोड़ की, हम यह लिख सकते हैं तोड़फोड़ की, किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने की। वहाँ के कई इमारतें, कई मंदिरों की तोड़फोड़ की अलाउद्दीन खिलजी ने। और यहीं पर हम बात करेंगे हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव चौहान की एक पत्नी हुआ करती थी रंग देवी चौहान, कौन हुआ करती थी, पत्नी रंग देवी चौहान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पत्नी रंग देवी चौहान। और वहीं एक पुत्री हुआ करती थी
पद्मला। कौन हुआ करती थी? पद्मला, जिसे देवल देवी भी कहा गया है, देवल देवी भी कहा गया है। तो हाँ, इस जब हमीरदेव चौहान वीर गति को प्राप्त हो चुके, तो हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर हमारे इस राजपूत समय के अंदर सती प्रथा को निभाया जाता था। तो जब हमीरदेव चौहान की वीर गति को प्राप्त हो गए, तो रंगदेवी चौहान उनकी पुत्री ने अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या किया? अपने आप को जौहर किया। और कौन सा जौहर किया? जल जौहर किया। कौन सा जौहर किया? जल जौहर किया, जो कि राजस्थान का या हम कह सकते रणथंभौर का प्रथम जल जौहर था। ये कब हुआ? 1301 ईस्वी में हुआ। ये कब हुआ? 1301 ईस्वी में किया। किन किन ने किया? रंगदेवी, उनकी पत्नी हमीरदेव चौहान की, और पुत्री पद्मला, जिसे देवल देवी भी कहा गया। इन्होंने क्या किया? उस रणथंभौर के अंदर बने हुए पद्मला तालाब, तालाब का नाम भी क्या था? पद्मला तालाब। उस पद्मला तालाब में जल जौहर किया हमीरदेव की पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मला ने, जो कि राजस्थान या हम रणथंभौर का प्रथम जल जौहर कहलाया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रथम शाखा यानी प्रथम जल जौहर की, जो रंगदेवी और उसकी पुत्री पद्मला, जो कि किनकी पत्नी पुत्री हुआ करती थी? हमीरदेव चौहान की पत्नी व पुत्री हुआ करती थी। का आंखों देखा वर्णन जो किया वो किया अमीर खुसरो ने। किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया। आंखों देखा वर्णन किया और अपनी पुस्तक, जिसका नाम था खजाइन उल फुतू, खजाइन उल फुतू, जिसे तारीख अलाई के नाम से भी जाना जाता है। तो अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतू, जिसे तारीख अलाई भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमीरदेव चौहान के युद्ध से संबंधित। जब इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत गया, हमीरदेव चौहान की पराजय हुई, वीरगति हमीरदेव चौहान की, तो उस समय अमीर खुसरो ने एक कथन और कहा। वो कथन ये था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। क्या कहा? आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का हो गया। ये कथन किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा, जब हमीरदेव चौहान की वीरगति हुई थी। ठीक है। इस युद्ध में जीत के बाद या रणथंभौर दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उलगू खां को प्रशासक नियुक्त किया। कहाँ का? रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? उलगू खां को प्रशासक नियुक्त किया। यही हमीरदेव चौहान द्वारा कुछ कार्य करवाया गया, हम थोड़ा देख लेते हैं। हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। क्या करवाया? पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। किसने? हमीरदेव चौहान ने। इन्हीं हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जैत्र सिंह हुआ करता था। क्या हुआ करता था? जैत्र सिंह। तो अपने पिता मतलब जैत्र सिंह ने 32 वर्ष शासन किए। तो उस 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में इन्होंने अपने पिता के नाम से, या 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई। क्या बनवाई? 32 खंभों की छतरी बनवाई। और इसी छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी। तो हम एक बार फिर से देखते हैं। हमीरदेव चौहान ने रणथंभौर में पद्मला तालाब का निर्माण करवाया, जिस पद्मला तालाब में हमीरदेव चौहान की पत्नी रंगदेवी और पुत्री पद्मला ने क्या किया? जल जौहर किया था। और इन्हीं हमीरदेव चौहान के पिता जैत्र सिंह ने 32 वर्ष शासन कार्य पूर्ण किया। तो 32 वर्ष शासन कार्य की पूर्ति के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया? अपने पिता की उस शासन कार्य, पिता की स्मृति में क्या किया? 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इन्हीं हमीरदेव चौहान के बारे में एक प्रसिद्ध कथन है। वो कथन है, हम त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कथन क्या है? त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहा जाता है कि हमीर अपने जिद या ना हट्टी हुआ करते थे। कौन? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान की जीवनी पर कुछ विद्वानों ने कुछ ग्रंथ लिखे, कुछ पुस्तकें लिखे, उनको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। तो नयन चंद्र सूरी ने
नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि किसके जीवन के ऊपर हुआ करती थी? हमीर देव चौहान की। वहीं जोधराज ने क्या की? हमीर रासो की रचना की। वहीं पर हम बात करें चंद्रशेखर ने हमीर हट ग्रंथ की रचना की। अमृत कैलाश ने हमीर बंधन की रचना की। जयसिंह ने हमीर मदमर्दन की रचना की। वही अगर हम बात करें व्यास बाण ने हमीर रायण नामक ग्रंथ की रचना की। यह भी हमसे परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। नयन चंद्र सूरी द्वारा हमीर महाकाव्य की रचना की गई, जोधराज जी द्वारा हमीर रासो की रचना की गई, चंद्रशेखर द्वारा हमीर हट की रचना की गई, अमृत कैलाश द्वारा हमीर बंधन की रचना की गई, जयसिंह द्वारा हमीर मदमर्दन की रचना की गई। वहीं पर व्यास भांड की बात करें तो हमीर रायण नामक ग्रंथ की रचना की, जो कि कई बार पूछा जाता है हमीर महाकाव्य की रचनाकर्ता कौन थे, या हम चंद्रशेखर राव द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो हमीर हट नामक ग्रंथ लिखा गया। तो हमने बात की आज रणथंभौर के चौहानों की, इससे पहले हमने बात की थी शाकंभरी के चौहानों की। दोस्तों हम वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सही दिशा में अगर हम चलें तो सिलेक्शन हमारा पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है सिलेक्शंस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।